हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पार्ट 2 आ रहे हैं। अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जनरल फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री को अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है। अब इस क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि एसिड, बेस एंड पीएच को पढ़ने वाले हैं। एसिड को, बेस क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं, एंड पीएच क्या होती है इसको पढ़ने वाले हैं। वैसे आप समझ सकते हैं कि एसिड, बेस, पीएच क्या होता है। ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हालांकि कंसंट्रेशन किसी फ्लूइड के अंदर अपन बात करना चाहें कि एसिड क्या होता है किसी भी फ्लूइड के अंदर, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है या कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है। यदि मैं किसी भी सॉल्यूशन है, कोई भी फ्लूइड है, उसमें एसिड मिलाता हूँ तो कितनी जल्दी से H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाता है, वो क्या होता है, उसका एसिड होता है। इसको मापने के लिए कि ये कितना एसिड होता है, इसी के आधार पे अपन जाके बताते हैं कि कोई फ्लूइड है कितना H प्लस आयन डिसोसिएट हुआ है, उसके हिसाब से बताते हैं कि कोई फ्लूइड कितना एसिडिक है या कोई कितना एल्कलाइन है ना, या न्यूट्रल है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है। फिर आप जानते हैं पीएच स्केल क्या होता है, अपनी बुक में उसके बाद में पीएच स्केल बताया। तो पीएच स्केल क्या है, एक स्टैंडर्ड स्केल है ना, जो ये बताता है, ये एक तरह का स्टैंडर्ड स्केल है जो आपके पीएच को मॉनिटर करता है या पीएच को मेजर करता है। ठीक है। और इसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है, नॉर्मल रेंज की अपन बात करते हैं, यदि अपन इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर ये जाता है 7 पे जाता है, और फिर 7 से लेके ये कितने पे जाता है, 14 तक जाता है। 0 से 7 और फिर ये 14 तक जाता है। ठीक है। अब 0 से 7 के बीच का जितना भी होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और 7 से 14 तक के बीच का होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन होता है। क्लियर ये बात। और जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब अपनी बुक में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि कोई भी चीज न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें H प्लस आयन नहीं है। नॉर्मल दो आयन होते हैं, एक होता है H प्लस आयन और एक होता है OH माइनस आयन। ठीक है। यदि किसी भी फ्लूइड में H प्लस आयन ज्यादा है और OH माइनस आयन कम है, इसका मतलब ये है कि वो फ्लूइड क्या है, एसिडिक है। ठीक है। यदि किसी फ्लूइड में H प्लस आयन कम है, यदि किसी फ्लूइड में H प्लस आयन कम है और OH माइनस आयन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो अपन कह सकते हैं वो फ्लूइड क्या है, बेस है, या वो फ्लूइड है वो क्या है, एल्कलाइन है। ठीक है। यदि किसी में H प्लस आयन और OH माइनस आयन का अमाउंट इक्वल है, इसका मतलब है कि वो फ्लूइड क्या है, न्यूट्रल है। तो आप कभी भी ये ना समझे कि यदि किसी कोई फ्लूइड न्यूट्रल है, किसी का पीएच 7 है, उसका मतलब उसमें OH माइनस नहीं है या H प्लस माइनस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना H प्लस है उतना ही उसमें OH माइनस है, और उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। क्लियर हुई इतनी बात। इसके बाद में ये बताया गया है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड है, कि स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड में क्या अंतर है। ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। अपनी बुक में जो बताया मैं वो ही बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है। उन्होंने ये बताया कि एक है HCl है और एक है H2CO3 है। आप ये भी जानते हो कि HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि H2CO3 वो एक वीक एसिड होता है। क्लियर हुई ये बात। अच्छा बताओ, HCl को यदि अपन किसी फ्लूइड में मिला रहे हैं तो एक्सटेंसिवली, मतलब कि फास्टली, एक्सटेंसिवली ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा। ठीक है। जल्दी से ये तुरंत H प्लस आयन को रिलीज कर देगा, जबकि वीक एसिड में स्लोली रिलीज करेगा, स्लोली H प्लस आयन को रिलीज करेगा। ठीक है। ये भी अपनी बुक में लिख रखा है। ठीक है। अब इसमें आप एक चीज को समझिएगा। ठीक है। इसमें आप एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा
एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा इसमें, कि इसमें एक डाटा और दे रखा है, अपनी डेटा दे रखा है कि यदि किसी फ्लूइड का पीएच 5 है और किसी फ्लूइड का पीएच 6 है, इसका मतलब ये है कि जो 5 वाला है ना, वो लगभग H प्लस आयन है वो 10 टाइम्स ज्यादा रिलीज, 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट स्पीड से, या 10 टाइम्स ज्यादा H प्लस आयन है वो रिलीज कर रहा है। यदि एक में ही इतना डिफरेंस आ जाता है, ये अपनी बुक में बताने की इसने कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो ये टॉपिक अपना हुआ क्लियर। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो ये भी समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका पहला है ब्लड। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। किसी ना किसी एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक है, और ये याद रखना कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7.35 से लेके 7.45। देखो, जैसे हम आईसीयू में ड्यूटी करता हूँ, मैं जैसे कि 4-5 साल से आईसीयू में ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमको हर 2-3 घंटे में एबीजी करनी होती है, और उस एबीजी में और कुछ नहीं देखना होता, बस यही देखना होता है कि आपके ब्लड का पीएच कितना है। ठीक है, आप याद रखना, यदि ये पीएच 7.3 है, यदि ये पीएच 7 से कम हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है, या 8 से ज्यादा हो जाता है तो इन दोनों कंडीशन में इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। इसलिए हमको हर 4 या 6 घंटे में पेशेंट का क्या करना होता है, एबीजी करना होता है। उसमें बस ब्लड का पीएच ही देखा जाता है, तो बहुत क्लिनिकली रिलेवेंट है ना, तो इसलिए आपको ब्लड का पीएच तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपनी बुक में लिख रखा है कि जितना भी बॉडी फ्लूइड है, जितने भी बॉडी फ्लूइड है उनका पीएच 7 के नियर अबाउट पाया जाता है, या 6 से 8 के बीच में पाया जाता है। लेकिन एक गैस्ट्रिक जूस है एक्सेप्शनली, कि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच है वो बहुत हाईली एसिडिक होता है, वो 2 के करीब होता है, और एक्चुअल बता दो 0.7 से लेके 2 तक होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। ये क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है, और इसका रीजन होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, इसलिए। और आपको पता है ये HCl कहां से रिलीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराइटल सेल से। आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ये पैराइटल सेल से रिलीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या हो गया, पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका पीएच पाया जाता है ऑलमोस्ट अबाउट 8, और ये क्यों पाया जाता है, ये एसिडिक मतलब थोड़ा एल्कलाइन इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए। ठीक है, इसके बाद याद रखना, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो, चाहे वो आपका सलाइवा हो, ठीक है, टीयर्स हो, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क हो, इन सब का पीएच है वो ऑलमोस्ट अबाउट 7 के पाया जाता है, या 6 to 7 पाया जाता है, चाहे वो यूरिन। ठीक है, तो ये याद रखना। साथ में याद रखना एक ड्रग्स आती है एस्पिरिन, बहुत कॉमन ड्रग है, एसिटल सैलिसिलिक एसिड आता है उसमें, एस्पिरिन जो डिस्प्रिन के नाम से जानते हो, है ना, ये एक तरह का एनसेड ड्रग होता है, आपको आगे जाके फार्मा में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका पीएच 3 to 4 पाया जाता है, इसलिए कहते हैं जब बहुत ज्यादा एस्पिरिन ले लेते हैं तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि इंसान को क्या होने लगता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है एंड में। यदि बहुत ज्यादा आप एस्पिरिन ले लेते हो तो आपको एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो इस तरह से अपन ने अपनी बॉडी में काफी सारे फ्लूइड हैं, ड्रग्स हैं, इनके पीएच के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझो। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज करो, ठीक है, एक चीज आप सपोज करो कि ये मान लो कोई फ्लूइड है, ठीक है, इसका पीएच है वो है 7 है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा एसिड डाल रहा हूं, तो आपके हिसाब से तो इसका जो पीएच है वो क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए ना। ठीक है,
नॉर्मली इसका पीएच है वो गिरना चाहिए, गिरता ही है। ठीक है, सपोज करो ये ब्लड है, ये आपकी बॉडी है और ये आपकी बॉडी में ब्लड है, क्या ब्लड है, और इसका पीएच है वो है 7.35 से लेके 7.45 है। और मैंने इतना भी बता रखा है कि यदि 7 से कम चल जाएगा इंसान क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब आप ये भी जानते हो कि अपनी बॉडी में लगातार क्या बनता है, CO2 बनता है, तो काफी काफी एसिड बनते रहते हैं। जैसे आपने एस्पिरिन ले लिया, CO2 बढ़ रहा है, तो उसके बाद आपके ब्लड का जो पीएच है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, तो आपकी डेथ क्यों नहीं हो जाती। ठीक है, मुझे ये बताओ, है ना। तो उसका आंसर मैं आपको इस टॉपिक से समझाना चाह रहा हूं। देखो नॉर्मली सॉल्यूशन में क्या होता है कि आप थोड़ा सा एसिड मिला दो या उसमें बेस मिला दो, तो उसका पीएच है वो क्या होता है, अल्टर होता है या चेंज होता है, उसके पीएच में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। लेकिन बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, यदि कोई सॉल्यूशन बफर है तो उसमें थोड़ा सा एसिड मिला दो या बेस मिला दो, उसके पीएच में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, वो इतनी इजीली पीएच में चेंज नहीं लाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपका जो ब्लड है ना, ब्लड है वो एक क्या है, बफर सॉल्यूशन है। वो क्या है, बफर सॉल्यूशन है। मतलब इसमें आप थोड़ा सा एसिड मिला दो या थोड़ा सा बेस मिला दो, इसके पीएच पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल अमाउंट में थोड़ा बेस मिलाने पे, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ सिंपल वर्डों में। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें नॉर्मल अमाउंट में थोड़ा सा एसिड मिला दो या बेस मिलाने पर उसके पीएच में चेंज नहीं आता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और ब्लड भी, हमारा ब्लड है वो भी एक तरह का क्या है, बफर सॉल्यूशन। अब आप सोचोगे ब्लड में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो इसको बफर बनाते हैं, तो 4 कंपोनेंट है जो इसको बफर बनाते हैं। ठीक है, पहला होता है हीमोग्लोबिन। सेकंड कंपोनेंट की अपन बात करते हैं तो पहला होता है हीमोग्लोबिन होता है, दूसरा होता है वो होता है H2CO3। कैसे होता है ये अपन आगे जाके मेडिसिन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीसरा होता है फॉस्फेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एल्बुमिन। तो ये ब्लड को बफर बनाने में हेल्प करते हैं। साथ में कौन कौन से ऑर्गन है जो पीएच मैनेज करते हैं, कौन कौन से आपकी बॉडी में ऑर्गन है जो पीएच को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 2 ऑर्गन होते हैं, एक होता है लंग्स करता है और दूसरा होता है किडनी करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये कैसे करते हैं मैनेज, ये अपनी बुक में बताया है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि लंग्स कैसे करते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो CO2 गैस होता है वो एक एसिडिक गैस है। आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 अपनी बॉडी में जो पाई जाती है वो एक तरह की एसिडिक गैस होती है, ये आपको पता होना चाहिए, तो सब क्लियर हो जाएगा। सपोज करो किसी इंसान को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, है ना, किसी इंसान को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। ठीक है, चलो आप ये मानो, छोड़ो इतना भी छोड़ो, आपको और इजी शब्दों में समझाता हूँ। यदि किसी इंसान को एसिडोसिस हो रहा है, एसिडोसिस मतलब कि उसका पीएच है वो 7.35 से क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या है, लंग्स कैसे काम करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाना है और CO2 को कम करना है। भाई यदि किसी के अंदर एसिड ज्यादा है तो अपन एसिड को कम करेंगे ना, मतलब कि CO2 को कम करना है। इसको अपन नॉर्मल जब आईसीयू में काम करते हैं तो हम कहते हैं CO2 वॉश आउट कराना है। और याद रखना CO2 वॉश आउट होता है जब इंसान की रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, इंसान जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, हाइपर वेंटिलेट करता है। तो जब भी हाइपर वेंटिलेट करता है इंसान का CO2 निकलता है बाहर, है ना। तो जितना ज्यादा CO2 बाहर निकलेगा उतना ज्यादा इंसान का एसिडोसिस ट्रीट होगा, मतलब कि पीएच है वो बढ़ेगा। तो इस तरह लंग्स काम करते हैं। यदि किसी इंसान को एसिडोसिस हो रहा है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, लंग्स फास्ट सांस लेने लगते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इस तरह से वो एसिडोसिस है वो ट्रीट होने लगता है। ऐसे किसी इंसान को यदि एल्कलोसिस हो रहा है तो, यदि किसी इंसान को एल्कलोसिस क्या होता है तो ये देख लो 7.45 से ज्यादा पीएच है तो उसको एल्कलोसिस बोलते हैं। तो क्या करेगा कि वो O2 है, सांस धीरे धीरे करेगा, वो सैलो ब्रीदिंग करने लगेगा। उसमें तो डी फास्ट ब्रीदिंग कर रहा था, इसमें सैलो या स्लो ब्रीदिंग करेगा।
है ना, वो रेस्पिरेशन रेट को कम कर देगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल तो कम हो जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब एसिडिक बढ़ जाएगा, और इस तरह उसका एल्कोलिसिस क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। इसी तरह किडनी कैसे मैनेज करती है, इसको भी आप समझो। किडनी कैसे मैनेज करती है ये समझो, है ना। आपकी बॉडी में दो आयन होते हैं, एक होता है H+ और एक होता है HCO3-। याद रखना H+ है, ये एसिडिक को सपोर्ट करेगा, एसिड को, और ये आप मान लो कि ये बेस है या एल्कलाइन है। अब मान लो किसी इंसान के अंदर एसिडोसिस हो गया, किसी इंसान को एसिडोसिस हो गया, तो क्या करेगा, उसका किडनी है, उसका किडनी क्या करेगा, H+ का एस्क्रीशन है वो तो क्या करेगा, बढ़ा देगा, इसका तो एस्क्रीशन कराएगा, और HCO3- है उसका क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा। ये किडनी के पास पावर होती है ना एक्सक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन कराने की। तो इस तरह से ये एसिडोसिस को तो ऐसे ट्रीट करेगा कि वो H+ आयन को बाहर निकालेगा और HCO3 को एब्जॉर्ब करेगा, तो पीएच बढ़ेगा और एसिडोसिस ट्रीट होगा। ठीक है। यदि कोई इंसान एल्कलोसिस में, मतलब कि पीएच उसका बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा भाई H+ को तो रीएब्जॉर्ब कराएगा, सेव करेगा, और HCO3- है जो बेस है उसको एक्सक्रीट करने लगेगा। तो इस तरह से आपकी बॉडी में जो किडनी है वो और लंग्स है वो पीएच को मैनेज करने में काफी हेल्प करते हैं, ताकि, और ब्लड वो तो खुद ही एक है बफर सॉल्यूशन है, उसको ये 4 कंपोनेंट है वो बफर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो है एल्कलोसिस। एक बार और समझा देता हूं मैं, ये कहता है कि एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस क्या होता है। तो ये मैंने आपको जर्नली तो बता ही दिया है, अपन ने डिस्कस कर लिया एल्कलोसिस एसिडोसिस क्या होता है। यदि किसी का पीएच 7.45 से ज्यादा हो जाए तो उसको एल्कलोसिस बोलते हैं, और पीएच यदि 7.35 से कम हो जाता है तो उसको हम एसिडोसिस बोलते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना, यदि किसी का पीएच 7 से कम हो जाता है या 8 से ज्यादा हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए कहता हूँ कि बहुत नैरो रेंज होती है। क्या होती है, नैरो रेंज। ये बहुत ज्यादा नैरो रेंज है, इसका ख्याल रखा करो, एबीजी करके देखना होता है बार बार कि इसका पीएच इनसे कम ज्यादा ना हो जाए, नहीं इंसान की डेथ हो जाती है तुरंत। ठीक है। अब ये भी अपन देखेंगे आगे जाके कि दो तरह के डिसऑर्डर अपन ने देखे, ये तो देख लिए कि एक होता है एसिडोसिस और एक होता है एल्कलोसिस। दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, ये तो अपन ने देख लिए। ठीक है, ध्यान से समझना। अब एक तो ये है कि जो एसिडोसिस होता है वो मोर कॉमन होता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है, आप आगे जाके मेडिसिन में देखोगे ना, तो एल्कलोसिस इतना होता नहीं है, लेकिन एसिडोसिस बहुत ज्यादा होता है, मोर कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है वो एसिडोसिस ही होता है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आती है, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आती है उसमें आपका यही बढ़ता है, एसिडोसिस ही होता है। अब आगे देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो देखना कि एसिडोसिस भी दो तरह का होता है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। ये तो रेस्पिरेटरी और एक होता है मेटाबॉलिक। ठीक है। इसी तरह एल्कलोसिस भी दो टाइप का होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एक होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, ये भी दो टाइप का होता है। क्लियर हुई ये बात। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिस और समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बेस और समझा देना चाहता हूँ मैं इनका। वो ये है, सपोज देखो, यदि किसी इंसान की वोमिटिंग होती है, यदि देखना, यदि किसी इंसान को वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग में नॉर्मली क्या निकलता है उस इंसान के, HCl निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस एसिड है, और एसिड बॉडी से बाहर निकलेगा तो बॉडी में क्या बचेगा, बेस बचेगा, मतलब कि उसका पीएच क्या हो जाएगा, ब्लड का पीएच बढ़ जाएगा। तो जब भी वोमिटिंग होती है ना, तो ये कॉमन सेंस लगा लेना कि इंसान को एल्कलोसिस होता है। क्या होता है, एल्कलोसिस। मैं दोबारा लिख देता हूं, क्या होता है इंसान को, एल्कलोसिस होता है। ये समझ में आई ये बात।
मैं क्या बता रहा हूँ, ये बात समझ में आई ना आपको? कि यदि इंसान के वोमिटिंग होता है, किसी इंडिविजुअल को वोमिटिंग हुआ है, तो उसकी बॉडी में से HCl निकला है। HCl निकला है, इसका मतलब कि बॉडी में क्या बच गया, बेस बच गया, मतलब कि उस इंसान को एल्कोलिसिस हो गया। जबकि यदि किसी इंसान को डायरिया हुआ है, समझना, यदि किसी इंसान को डायरिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसके अंदर से क्या निकल गया, HCO3 निकल गया। मैंने बताया जितने भी इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं बॉडी के नीचे वाले पार्ट में, उन सब में क्या होता है, उन सब में क्या होता है, HCO3 माइनस होता है। और HCO3 माइनस निकल गया, बेस निकल गया, तो बचा क्या, एसिड बचा, तो उसमें क्या होता है, एसिडोसिस हो गया। ठीक है, तो याद रखना कि वोमिटिंग से तो होता है एल्कोलिसिस, और डायरिया से क्या होता है, एसिडोसिस होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बताता हूं, यदि किसी इंसान को अस्थमा है या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, यदि किसी इंसान को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है या अस्थमा है, तो उस इंसान को क्या होता है, यदि किसी इंसान को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है या अस्थमा है, तो आप सब जानते हो कि वो इंसान है, वो सांस अच्छी तरह नहीं ले पाता, सांस अच्छी तरह नहीं ले पाता, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और CO2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो CO2 क्या है, एसिड है। ठीक है, और बॉडी में एसिड बढ़ जाएगा तो उसके क्या हो जाता है, एसिडोसिस होगा, नहीं होगा बताओ? यदि बॉडी में एसिड बढ़ जाएगा तो उसको क्या होगा, एसिडोसिस होगा। ये बताना ये रेस्पिरेटरी की वजह से हुआ है, इसलिए अपन कहते हैं कि इस इंसान को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, चाहे वो अस्थमा हो या सांस की बीमारी होती है, तो उसमें होता है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना कई बार क्या होता है, इंसान हाइपर वेंटिलेट करने लगता है। क्या करने लगता है, हाइपर वेंटिलेट करना होता है। हाइपर वेंटिलेट का मतलब क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझो। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है कि तेज सांसें लेना, और तेज सांसें कब होता है, कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान घबराहट हो जाती है, किसी इंसान को घबराहट हो जाती है या बहुत ज्यादा उसको हंगर होने लगता है, एयर हंगर होने लगता है, तो तेज सांसें लेने लग जाता है। तो यदि कहीं पे टर्म आ जाता है हाइपर वेंटिलेशन, उसका मतलब होता है कि उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई है। तो हाइपर वेंटिलेट करेगा, बहुत ज्यादा सांस लेगा, तो इस इंसान के ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, जबकि CO2 का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा कि जो एसिड है वो कम हो गया और ऑक्सीजन बढ़ गया, तो उस इंसान को क्या हो जाएगा, एल्कोलिसिस होगा। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है ना, और चूंकि ये रेस्पिरेशन की वजह से होता है, तो अपन इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जब इंसान को डायबिटीज होता है, और जब डायबिटीज का शुगर का लेवल 600 मिलीग्राम पर DL से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, है ना। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अब कीटोन बॉडी बनने लगती है, जो एसिडिक बॉडी होती है, कीटोन बॉडी होती है, वो बनने लगती है ना। आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये भी आपको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, उसके कीटोन बॉडी बनने लगती है। ठीक है, तो ये तो नाम में एसिड है कि कीटोन बॉडी बनने लगती है, एसिडिक बनने लगती है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि इसका रेस्पिरेशन से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है, तो रेस्पिरेशन से कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक है, तो इस इंसान को जैसे कि डायबिटिक होता है, तो उस इंसान को भी होता है क्या है, डायबिटिक एसिडोसिस होता है। क्लियर। इसके बाद एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। मान लो किसी बंदे ने एस्पिरिन ले लिया, और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एस्पिरिन का जो होता है पीएच वो होता है 3 के करीब। यदि किसी इंसान ने बहुत ज्यादा एस्पिरिन ले लिया, है ना, लिमिट से बाहर एस्पिरिन ले लिया, ओवरडोज कर लिया, तो भी उसका पीएच क्या होगा, गिरेगा, पीएच गिरेगा। और उस कंडीशन में भी हमको क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक, क्योंकि रेस्पिरेशन का कोई मतलब है ही, तो उस इंसान को मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता। तो अपने काफी सारे पीएच इम्बैलेंस के एग्जांपल भी देखे, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। एक मिनट अपन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पीएच क्या है, अपना जो टॉपिक था
सॉरी, एसिड बेस इम्बैलेंस अपना जो टॉपिक था वो था एसिड बेस एंड पीएच अपना टॉपिक था। अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड होता है, ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फ्लूइड के बारे में, ठीक है, कि किसी भी फ्लूइड का यदि H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन होता है वही उस फ्लूइड का क्या होता है, पीएच होता है। इसके हिसाब से अपन ने पता कि एसिड क्या होता है, एल्कलाइन क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, अपन ने पढ़ा कि पीएच स्केल क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा कि स्टैंडर्ड स्केल होता है ये जो कि पीएच को मेजर करता है। इसकी वैल्यू होती है, रेंज होती है 0 से 7 और 7 से 14 होती है। 0 से 7 तक अपन बोलते हैं एसिड बोलते हैं, और 7 से 14 को क्या बोलते हैं अपन, एल्कलाइन बोलते हैं। जबकि जो 7 होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसके बाद पढ़ा कि न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उसमें H प्लस आयन है ही नहीं, उसका मतलब ये है कि उसमें जितना H प्लस आयन है उतना ही OH माइनस है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। जबकि एसिडिक होता है उसमें H प्लस आयन ज्यादा होता है, OH माइनस कम होता है। बेस में H प्लस आयन कम होता है, OH माइनस ज्यादा होता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है, कोई एसिड जितनी एक्सटेंसिवली H प्लस आयन को जितनी जल्दी से फ्लूइड में मिलने के बाद डिसॉल्व कर देता है, रिलीज कर देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जबकि वीक एसिड स्लोली स्लोली क्या करेगा, H प्लस आयन को रिलीज करेगा। मैंने एक एग्जांपल बताया, किसी का पीएच 5 है और किसी का 6 है, तो मतलब कि 5 वाला 10 टाइम फास्ट या 10 टाइम ज्यादा H प्लस आयन को फ्लूइड में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसके बाद अपन ने देखा कि किसी पीएच है, क्या पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड देखी, अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फ्लूइड की पीएच देखी। जिसमें सबसे इंपोर्टेंट मैंने बताई थी ब्लड की, सबसे इंपोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, 7.35 से 7.45 होती है। इसके बाद गैस्ट्रिक जूस की बताई कि जितने भी बॉडी फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, पीएच उनका 7 के अराउंड होता है। लेकिन गैस्ट्रिक जूस का पीएच 2 के अराउंड ही होता है, क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है जो कि पैराइटल सेल से रिलीज होता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अपन ने पढ़ा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में HCO3 माइनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCO3 माइनस पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका पीएच 8 होता है। बाकी जितने भी फ्लूइड है उनका पीएच क्या होता है, ऑलमोस्ट 6 से 7 के बीच में होता है। एस्पिरिन होता है उसका 3 to 4 होता है, ठीक है। इसके बाद बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ये अपन ने देखा। तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में एसिड या बेस मिला दिया जाए तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आ जाता। अपना बॉडी में जो ब्लड होता है वो भी एक तरह का बफर सॉल्यूशन होता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं जो इसको बफर बनाते हैं, हीमोग्लोबिन, H2CO3, फॉस्फेट एंड एल्बुमिन, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि लंग्स और किडनी है वो भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी का पीएच उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर अपन ने देखा कि एल्कलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है। यदि पीएच 7.45 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस, और 7.35 से कम है तो एसिडोसिस बोलते हैं। एसिडोसिस है वो ज्यादा कॉमन होता है, जबकि एल्कलोसिस इतना कॉमन नहीं होता। ये 2 टाइप के होते हैं, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, है ना। ऐसे एल्कलोसिस भी 2 टाइप का होता है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक होता है। इसके बाद मैंने बताया कि वॉमिटिंग होती है तो HCl का लॉस होता है, तो वहां पे क्या होता है, एल्कलोसिस होता है। डायरिया में बाइकार्बोनेट का लॉस होता है जो कि एक बेस होता है, तो बॉडी में बचता क्या है, एसिड बचता है, तो एसिडोसिस होता है। क्योंकि रेस्पिरेशन से रिलेशन नहीं है, रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेटाबॉलिक है, ठीक है। इसके बाद यदि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है तो सांस कम लेता है इंसान, सांस कम लेगा तो उसमें ऑक्सीजन कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, एसिड ज्यादा है, CO2 एक एसिड है, तो उसमें एसिडोसिस होता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। यदि कोई इंसान हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तेज तेज सांस ले रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाता है, CO2 कम हो जाता है, तो वो CO2 कम है तो एल्कलोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। लेकिन ये इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। डायबिटिक होता है किसी इंसान को तो उसमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, कीटोन बॉडी बनने लगती है, तो इसलिए वो एसिडिक होती है, तो वो अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एस्पिरिन की ओवरडोज से क्या होता है, एस्पिरिन खुद एक क्या है, एसिडिक ड्रग है, तो इसकी ओवरडोज ले लेगा कोई इंसान तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अपन आज की क्लास में इतना ही, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्लास है। थैंक यू।